बॉस, दुनिया के पास सब कुछ हो सकता है, लेकिन भारत जैसा अतरंगी विपक्ष नहीं हो सकता। ऐसा विपक्ष शायद ही कहीं हो जो इकोसिस्टम के भोंपू की मदद से शोर मचा मचाकर मुद्दा बनाने का भरपूर प्रयास करता है, और जब झूठ और भ्रम फैलाता रंगे हाथों पकड़ा जाता है तो कपड़े झाड़ता और आगे बढ़ जाता है कि नहीं, हमने क्या अगला देखेंगे। मतलब गजब ही है बॉस यहां के विपक्ष का। हमारे यहां का विपक्ष ही है जो जब मन करता है ईवीएम हैक बता देता है, जब मन करता है खुद की चुनावी जीत पर जश्न मनाने लगता है कि अरे हमने तो मोदी का घमंड तोड़ दिया, हम 99 पर आ गए, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। जब मन करता है विदेश तक में जाकर बोलाता है कि भारत में तो जुडिशरी और लोकतंत्र बचा नहीं है। जब इनके मन मुताबिक फैसला आ जाए तो कहता है कि जुडिशरी जिंदा है, गजब हो गया, देखिए देखिए मोदी सरकार से सवाल होने चाहिए। मतलब अलग लेवल की पॉलिटिक्स है इन लोगों की। और अब विपक्ष का नया ड्रामा चल रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गणेश उत्सव की आरती पर, जो उन्होंने देश के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के घर पर कर दी। इस देश में आप इफ्तार पार्टियां करिए, बड़े बड़े लोगों को बुलाइए, कोई कुछ नहीं कहेगा, उल्टे आपकी तारीफ करेगा कि वाह क्या गजब का सेकुलरिज्म है। लेकिन अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपने घर में गणपति उत्सव में प्रधानमंत्री को बुला लेते हैं और प्रधानमंत्री वहां गणेश आरती करने चले जाते हैं, अरे बॉस ऐसा हंगामा मचा दिए ये लोग कि जैसे आसमान टूट गया, धरती फट गई, प्रलय आ गई, अब दुनिया नहीं बचेगी। मतलब इतनी हिपोक्रेसी जिसकी कोई सीमा नहीं है। कल रात से इंडी गठबंधन के इकोसिस्टम में आग लगी हुई है, जब से उन्होंने वो वीडियो देखा जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीफ जस्टिस के घर जा रहे हैं और वहां गणेश आरती कर रहे हैं। उसके बाद जिस तरह की हाय तौबा मची है, उससे तो लग रहा है कि वीडियो देखते ही कई लोग मूर्छित हो गए होंगे। डर लग रहा है कि कुछ को हार्ट अटैक ना आ गया हो। कल रात से लेकर आज पूरा दिन इस इकोसिस्टम का बीपी बढ़ा रहा है। कोई कह रहा है कि पीएम गए क्यों चीफ जस्टिस के घर पे, कोई कह रहा है कि चीफ जस्टिस ने बुलाया क्यों पीएम को। भाई मतलब इशारों इशारों में, कोई खुल के कह रहा है, कोई इशारों इशारों में कह रहा है कि अरे बॉस ये तो जुडिशरी और सरकार के बीच सेटिंग गेटिंग हो गई। लेकिन इनकी बुद्धि पर तरस आता है कि कोई किसी से सेटिंग करेगा तो ऐसे खुले में करेगा बॉस, वीडियो दिखाएगा। खैर आज इस चैप्टर में हम आपको विस्तार से एक एक चीज बताएंगे। ये भी बताएंगे कि कांग्रेस के जमाने में कैसे नेता जज बनते थे और जज नेता बन जाते थे। ऐसा लगता था जज ना हुए क्रिकेट प्लेयर हो गए जो कभी आईपीएल खेल रहे हैं, कभी नेशनल टीम में टेस्ट खेलने जा रहे हैं। जो लोग आज नैतिकता की दुहाई देकर छाती पीट रहे हैं, उन्हें ऐसी ऐसी बातें याद दिलाऊंगा कि मुंह झुकाकर छुपने की जगह ढूंढेंगे। लेकिन सबसे पहले यह देख लीजिए कि ऑपोजिशन पीएम मोदी की इस गणेश आरती पर कह क्या क्या रहा है। कहा जा रहा है कि पीएम मोदी और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का इस तरह से व्यक्तिगत तौर पर मिलना न्यायपालिका की आजादी के लिए ठीक नहीं। सीजेआई और पीएम के बीच एकदम व्यक्तिगत और एकांत मुलाकात की परंपरा नहीं रही है। ये कहां एकांत है बॉस? ये आसपास लोग खड़े हुए इनको दिख नहीं रहे हैं, ये अदृश्य लोग हैं क्या? खैर इस तरह की मुलाकात से लोगों के मन में शक पैदा होता है। लोगों के मन में शक पैदा नहीं होता है, आप पैदा करना चाह रहे हैं। एक बार सुनिए आरजेडी के सांसद मनोज झा क्या कह रहे हैं, फिर आपको बताऊंगा कि किसने सीधे सीजीआई के आचरण पर ही सवाल उठा दिए। देखिए, इंडिपेंडेंस ऑफ एवरी इंस्टीट्यूशन ये सिर्फ थ्योरेटिकल चीज नहीं है, ये दिखना भी चाहिए। गणपति पूजा में ये बहुत ही व्यक्तिगत है, आप कैमरा लेके जा रहे हैं, मैसेज असहज करता है। मेरा सिर्फ इतना कहना है। बाकी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बहुत बड़े आदमी हैं, प्रधानमंत्री जी भी छोटे नहीं है, बहुत बड़े आदमी हैं। अब उन लोगों ने अगर संवैधानिक व्याख्या के बावजूद ये तस्वीर पब्लिक डोमेन में रिलीज की तो मैं क्या ही कहूं। जो बात मनोज झा इशारों में कह रहे हैं उसी बात को शिवसेना उद्धव ठाकरे के नेता खुलकर बोल रहे हैं और सीधे चीफ जस्टिस को टारगेट कर रहे हैं। संजय राउत ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिख दिया कि संविधान के घर को आग लगी, घर के चिराग से। ईवीएम को क्लीन चिट। महाराष्ट्र में चल रही संविधान विरोधी सरकार के सुनवाई पर 3 साल से तारीख पर तारीख। पश्चिम बंगाल बलात्कार मामले में सू मोटो हस्तक्षेप, लेकिन महाराष्ट्र रेप कांड का जिक्र नहीं। दिल्ली मुख्यमंत्री केजरीवाल की बेल पर तारीख। यह सब क्यों हो रहा है? क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। भारत माता की जय। यानी संजय राउत ने तो एक ही पल में सीजीआई के पूरे करियर पर सवाल उठा दिए, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को गणेश पूजा पर अपने घर बुला लिया। इंडी गठबंधन का यही हाल है, वो नरेंद्र मोदी के विरोध में किसी को भी टारगेट कर सकता है। पिछले दिनों कोलकाता केस में जब राष्ट्रपति ने टिप्पणी कर दी थी तो इंडी गठबंधन ने राष्ट्रपति पर भी सवाल उठा दिए थे। ये किसी को नहीं छोड़ते भाई।
सिर्फ इंडी गठबंधन ही नहीं बल्कि इस मुलाकात से कुछ और लोगों को भी दिक्कत हो रही है। इसमें एक नाम सुप्रीम कोर्ट की सीनियर वकील इंदिरा जयसिंह का है। उन्होंने ट्वीट किया कि भारत के मुख्य न्यायाधीश ने कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों के विभाजन से समझौता कर लिया। सीजेआई की स्वतंत्रता से सारा भरोसा उठ गया है। एससीबीए यानी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को कार्यपालिका से सीजेआई की स्वतंत्रता से सार्वजनिक रूप से किए गए समझौते की निंदा करनी चाहिए। अभी मैं इतिहास बताऊंगा क्या क्या कॉम्प्रोमाइज हुआ है, नहीं हुआ है, तब आपको पता चलेगा कि यह कॉम्प्रोमाइज है भी या नहीं। सुप्रीम कोर्ट के वकील प्रशांत भूषण ने भी सीजेआई के घर पर प्रधानमंत्री के पहुंचने पर सवाल उठाए। उन्होंने ट्वीट किया, यह शॉकिंग है, चौंकाने वाला है कि सीजेआई चंद्रचूड़ ने मोदी को एक प्राइवेट मीटिंग के लिए अपने आवास पर आने की अनुमति दी। यह न्यायपालिका के लिए बहुत बुरा संकेत है, जिस पर कार्यपालिका से नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने और यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है कि सरकार संविधान के दायरे में काम करे। इसलिए कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच दूरी, उचित दूरी होनी जरूरी है। यही नहीं, प्रशांत भूषण ने इसको जजों के लिए तय किए गए कोड ऑफ कॉन्डक्ट का भी उल्लंघन बता दिया। जो लोग भी इस मुलाकात का विरोध कर रहे हैं वो बार बार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि पीएम मोदी को चीफ जस्टिस के घर पर ऐसे निजी कार्यक्रम में नहीं जाना चाहिए था। ऐसे लोगों को यह समझना चाहिए कि यह कोई निजी कार्यक्रम जैसा नहीं है। गणेश पूजा पर तो कोई भी किसी के घर पर जाता है आरती करने। संविधान में ऐसी मुलाकात पर किसी तरह की कोई मनाही भी नहीं है। और अगर पीएम मोदी और सीजेआई का मकसद पूजा के अलावा कुछ और होता तो फिर इस मुलाकात की तस्वीरें ही सामने नहीं आती। अगर पर्दे के पीछे सरकार और न्यायपालिका की कोई जुगलबंदी करनी थी तो उसके लिए सीधे पीएम मोदी सीजेआई से डील करेंगे कि जाके फोटो खिंचवाएंगे। अच्छा, फोटो नहीं आती तब अलग तमाशा होता कि खबर चल जाती कि अरे पीएम सीजेआई के घर गए थे तो कहते अरे फोटो नहीं आई, देखो लोग छुप के मिल रहे थे। अब फोटो आ गई तो कह रहे हैं फोटो दिखा के कुछ मैसेज दे रहे हैं। मतलब बहुत ही बचकानी किस्म की बात कर रहे हैं। ऊपर से जिन लोगों को राहुल गांधी की उस अमेरिकी सांसद से मुलाकात में कुछ गलत नहीं दिखता, जो सांसद खुले में कश्मीर के मसले पर पाकिस्तान के साथ खड़ी होती है, जिन लोगों को राहुल गांधी की उन बातों से दिक्कत नहीं है जिसके लिए खालिस्तानी पन्नू ताली बजा रहा है राहुल गांधी के लिए, वो उन लोगों को सार्वजनिक कार्यक्रम में पीएम मोदी और सीजेआई की मुलाकात पर बवाल खड़ा करना है। अच्छा, जो लोग भी ये ज्ञान दे रहे हैं कि प्रधानमंत्री और सीजेआई को आपस में दूरी बनाकर रखनी चाहिए, इस तरह की मुलाकात से बचना चाहिए, उन्हें साल 2009 की ये तस्वीरें दिखाता हूं जब तत्कालीन पीएम मनमोहन सिंह ने अपने घर पर इफ्तार पार्टी दी थी। इस इफ्तार पार्टी में तब के सीजेआई केजी बालाकृष्णन शामिल हुए। तब तो किसी ने छाती नहीं पीटी कि अरे बॉस ये क्या हो गया, अब तो न्यायपालिका से भरोसा उठ गया, अब तो कुछ बचा नहीं। क्यों ये तब के सीजेआई से मनमोहन सिंह सेटिंग गेटिंग कर रहे हैं क्या? तब किसी ने न्यायपालिका की आजादी को खतरे में नहीं बताया। तब कोई प्रधानमंत्री और सीजेआई को मर्यादा नहीं सिखा रहा था। लेकिन अब सारा ज्ञान नरेंद्र मोदी और सीजेआई की मुलाकात पर निकल रहा है। और तब बीजेपी ने भी सवाल नहीं उठाया था कि सीजेआई क्यों गए मनमोहन सिंह के कार्यक्रम में, इफ्तारी पार्टी में। बॉस, इसीलिए कहता हूं कि कांग्रेस को और राहुल गांधी को कुछ चीजें शायद अगर संभव हो तो बीजेपी से ही सीख लेनी चाहिए। अपने विरोधी से सीखने में बुरा नहीं है कि देश के हित में कुछ मामले हो या देश से जुड़े मामले हो तो उसमें पॉलिटिक्स छोड़ देनी चाहिए। हालांकि बीजेपी भड़की हुई है। बीजेपी कह रही है कि असली दिक्कत गणपति पूजा से है। सुनिए एक बार संबित पात्रा। मुझे आश्चर्य होता है इस बात से कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से अगर देश के प्रधानमंत्री मिलते हैं उस पर आप आपत्ति करते हैं, और वहां अमेरिका जाके इल्हान ओमर से मिलते हैं उस पर आपत्ति नहीं है। शायद यह आपत्ति चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और प्रधानमंत्री के मिलने से नहीं है, यह आपत्ति गणपति पूजा से है। मगर जिस प्रकार से पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह बतौर प्रधानमंत्री इफ्तार की पार्टी रखते थे, क्या उसमें चीफ जस्टिस नहीं आते थे? जो लोग आज चीफ जस्टिस पर सवाल उठा रहे हैं वो लोग भूल गए कि ये वही चीफ जस्टिस हैं जिन्होंने ऐसे ऐसे फैसले भी दिए जो सरकार के खिलाफ थे। तब यही लोग ताली ठोक रहे थे। जैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ के रहते हुए ही इलेक्टोरल बॉन्ड्स का मामला सुप्रीम कोर्ट में आया और इस पर फैसला आया, और उस फैसले से विरोधियों को सरकार पर सवाल उठाने का मौका मिला। तब नहीं थी सेटिंग गेटिंग। सीजेआई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली 5 जजों की बेंच ने ही मोदी सरकार की इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को असंवैधानिक करार दिया था। जजों की नियुक्ति, सीजेआई चंद्रचूड़ ने हायर कोर्ट्स में जजों की नियुक्ति के लिए केंद्र सरकार की तरफ से नामों को होल्ड पर रखने की आलोचना की।
उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि कॉलेजियम की सिफारिशों को सरकार की तरफ से अनिश्चित काल तक रोका ना जाए और चुने गए जजों के नाम को जल्द से जल्द मंजूर किया जाए। सेटिंग गेटिंग होती तो यह होता। सीलबंद लिफाफे में जवाब। सीजेआई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने कई मामलों में केंद्र सरकार की तरफ से सील कवर में जवाब दाखिल करने से मना कर दिया। ऐसे मामलों में वन रैंक वन पेंशन और हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर हुई सुनवाई भी शामिल है। तब चंद्रचूड़ से इन लोगों को कोई दिक्कत नहीं थी, आज सीजेआई से दिक्कत हो गई। कह रहे हैं केजरीवाल को जो है वो बेल के मामले में सुनवाई जो है वो टल रही है। अब मनीष सिसोदिया को बेल कैसे मिल गई, संजय सिंह को बेल कैसे मिल गई, हेमंत सोरेन को बेल कैसे मिल गई, और वहां तो हाईकोर्ट ने कह दिया भाई कि ये क्या मामला है। तब जुडिशरी ठीक हो जाती है। जब इनके हिसाब से फैसला आए तब न्यायपालिका ठीक है, नहीं तो पब्लिक के मन में डाउट भर दो। बॉस क्या कर रहे हो आप लोग यार, पूरा देश का सिस्टम हिला दोगे क्योंकि नरेंद्र मोदी की कुर्सी हिलानी है। आदमी नहीं होता है कि उसको समझ में नहीं आ रहा कि मेरे घर में लाइट नहीं आ रही तो इधर का तार छेड़ता है, उधर का तार छेड़ता है। बॉस ऐसे करके शॉर्ट सर्किट हो गया, कुछ हो गया तो घर में आग लगती है। इस तरह के फैसले जब आए थे तो लोग चीफ जस्टिस का आज विरोध, जो लोग आज चीफ जस्टिस का विरोध कर रहे हैं वो तब बड़े खुश थे क्योंकि उनके हिसाब से चीजें चल रही थी। पीएम मोदी गणेश पूजा के लिए सीजीआई के आवास पर क्या पहुंच गए, इंडी गठबंधन का पूरा इकोसिस्टम नैरेटिव सेट करने लगा। यह तक कहा जाने लगा कि यह सब रिटायरमेंट के बाद की सेटिंग हो रही है, जबकि सच्चाई यह है कि सीजीआई के रिटायरमेंट में अभी जो वक्त बचा है उसमें थोड़ा टाइम है। और जो लोग कह रहे हैं कि सेटिंग गेटिंग किया, अरे बॉस सेटिंग गेटिंग करने के लिए जो अभी वक्त बचा है, हाँ, उतने में क्या सेटिंग गेटिंग होगी भाई। पदभार संभाला, ये सीजीआई चंद्रचूड़ के बारे में आपको बता रहा हूं। उनका पदभार कब उन्होंने संभाला सीजीआई के तौर पर, 9 नवंबर 9/11/2022 को। और रिटायर कब हो रहे हैं, रिटायर हो रहे हैं 10 नवंबर 2024 को। मतलब ऑलमोस्ट 2 साल, मतलब 2 साल से इनसे कोई सेटिंग गेटिंग नहीं की। अभी 1 महीने पहले गए नरेंद्र मोदी सेटिंग गेटिंग करने के लिए। कुछ भी, अरे कुछ तो कहानी बनाओ, तो उसमें लॉजिक तो रखो। सवाल तो पीएम मोदी और सीजीआई की मुलाकात पर बवाल मचाने वालों की मंशा पर भी उठ रहा है। कहा जा रहा है कि कहीं ये सुप्रीम कोर्ट में चल रहे कुछ अहम मामलों को लेकर दबाव बनाने की स्ट्रैटेजी तो नहीं है। जैसे कल ही सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत पर फैसला आना है। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े सीबीआई के मामले में जमानत के साथ अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दे रखी है। अरविंद केजरीवाल और सीबीआई की दलीलें सुनने के बाद पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला रिजर्व रख लिया। लोग पूछ रहे हैं कि ये अहम फैसले के पीछे दबाव तो नहीं बनाया जा रहा कि भाई फैसला जो है अपने मन मुताबिक आ जाए। कोई बड़ी बात नहीं कि चीफ जस्टिस को लेकर ये जो विवाद किया जा रहा है वो न्यायपालिका पर दबाव बनाने की कोशिश है, क्योंकि इन लोगों का तो पूरा इतिहास ही यही रहा है कि न्यायपालिका में कैसे कैसे खेल किया जाए। कांग्रेस के जमाने में कैसे नेता जज बन जाते थे, जज नेता बन जाते थे, आपको वो आज याद दिलाता हूं। आप शॉक्ड रह जाएंगे बॉस कि इस देश में हुआ क्या है। साल 1969 में जस्टिस A.N. रे को सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया गया। 4 साल के अंदर साल 1973 में उन्हें चीफ जस्टिस बना दिया गया। तब ये आरोप लगे थे कि एक केस में सरकार के पक्ष में फैसला देने के अगले ही दिन जस्टिस रे को 3 जजों की वरिष्ठता को नजरअंदाज करते हुए चीफ जस्टिस बनाया गया और इसके विरोध में तीनों वरिष्ठ जजों ने इस्तीफा तक दिया था। यह है इन लोगों का ट्रैक रिकॉर्ड। इसी तरह जस्टिस रंगनाथ मिश्रा का केस देखिए, उन पर कांग्रेस को सिख दंगों में क्लीन चिट देने के आरोप लगे। दंगों की जांच के लिए रंगनाथ मिश्रा कमेटी बनी, तब वो सुप्रीम कोर्ट के जज थे। इसके बाद सितंबर 1990 में जस्टिस मिश्रा को सीजीआई बनाया गया। नवंबर 1991 में वो इस पद से रिटायर हुए। इसके 2 साल बाद सरकार ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया। इस आयोग के सबसे पहले अध्यक्ष जस्टिस रंगनाथ मिश्रा को बनाया गया। वो तकरीबन 3 साल इस पद पर बने रहे। इसके 5 साल बाद 1998 में जस्टिस मिश्रा को कांग्रेस ने ओडिशा से राज्यसभा भेज दिया और फिर 2004 में उन्हें राज्यसभा भेजा गया। यह है इनका ट्रैक रिकॉर्ड। इसी तरह जस्टिस वी.आर. कृष्ण अय्यर साल 1968 में हाईकोर्ट के जज बने। जस्टिस अय्यर पॉलिटिकल पार्टी सीपीआई के मेंबर थे और साल 1965 तक एक्टिव पॉलिटिक्स में थे। आरोप है कि पॉलिटिकल कनेक्शन की वजह से जस्टिस अय्यर 5 साल में ही सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए, जबकि हाईकोर्ट के जज को सुप्रीम कोर्ट का जज बनने में कम से कम 10 से 15 साल लग जाते हैं।
और साल 1987 में जस्टिस वी आर कृष्ण अय्यर ने विपक्ष के संयुक्त उम्मीदवार के तौर पर राष्ट्रपति का चुनाव भी लड़ लिया। यह है इनका ट्रैक रिकॉर्ड। इस देश ने वो वक्त भी देखा जब एक दिन पहले सरकार के पक्ष में फैसला देने वाले जजों को अगले दिन प्रमोशन मिल जाता था, और इस देश ने ऐसा भी हुआ जब सरकार के खिलाफ फैसले देने वाले जजों पर इनडायरेक्ट एक्शन हुआ। इमरजेंसी के दौरान पूरे देश में 9 हाईकोर्ट्स ऐसे थे जहां के जज ने राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर अवैध हिरासत को गलत ठहराया। ऐसे फैसलों की वजह से 18 जज जिन्होंने सरकार के खिलाफ फैसले दिए थे, आरोप है कि उनका तबादला कर दिया गया था। जो इंडी गठबंधन आज प्रधानमंत्री मोदी और सीजेआई को नैतिकता का पाठ पढ़ा रहा है, वो ये भी देख ले कि कांग्रेस की सरकारों में क्या हाल होता था। साल 1952 में सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस फजल अली को रिटायरमेंट के कुछ ही वक्त के बाद ओडिशा का राज्यपाल बना दिया गया। साल 1958 में बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एमसी चागला ने अमेरिका में भारत के राजदूत का पद संभालने के लिए अपने पद से इस्तीफा दिया। मतलब जज के तौर पर पद छोड़ा और अमेरिका में भारत के राजदूत बन गए। साल 1967 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कोका सुब्बा राव ने अपने पद से इस्तीफा दिया और राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा, लेकिन वो हार गए। कांग्रेस के राज में तो ऐसे ऐसे केस है ना बॉस, जिसमें नेतागिरी करते करते सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए लोग, फिर रिटायरमेंट लेकर दोबारा नेता बन गए। इसके बाद भी इनका मन नहीं भरा तो फिर जज बन गए। मतलब खेल बना रखा था कि कभी नेता, कभी जज, कभी जज, कभी नेता। ऐसे ही जस्टिस बहारुल इस्लाम के बारे में आपको बताता हूं, आप शॉक्ड रह जाएंगे बॉस कि क्या हुआ है कांग्रेस के राज में। जस्टिस बहारुल इस्लाम 1962 से 1972 के बीच कांग्रेस के टिकट पर राज्यसभा के सदस्य रहे। 1972 में राज्यसभा छोड़ी और 72 में ही तत्कालीन असम नागालैंड हाईकोर्ट के जज बन गए। 10 साल कांग्रेस के वजह से राज्यसभा में सांसद रहे और उधर छोड़े और इधर जज बन गए भाई। फिर 1979 में गुवाहाटी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बन गए। फिर 1 मार्च 1980 को रिटायर हो गए और दोबारा पॉलिटिक्स में आ गए। फिर रिटायरमेंट के 9 महीने में ही इंदिरा गांधी सरकार ने उन्हें 4 दिसंबर 1980 को सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया, जो कि अप्रत्याशित था। किसी भी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के रिटायरमेंट के बाद उसका सुप्रीम कोर्ट का जज बनना आम बात नहीं है। यह हुआ इस देश में। जनवरी 1983 में असम से चुनाव लड़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट के जज के पद से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे से 4 हफ्ते पहले इन्होंने बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता जगन्नाथ मिश्रा को फर्जीवाड़े और आपराधिक मामले में बरी किया था। जब मन किया सांसद बन गए, जब मन किया जज बन गए, जब मन किया चुनाव लड़ लिया, जब मन किया जज बन गए। यह हुआ है कांग्रेस के राज में। जस्टिस बहारुल इस्लाम जनवरी 1983 में सुप्रीम कोर्ट के जज के पद से रिटायर हुए और उसी साल जून में कांग्रेस ने उन्हें फिर से राज्यसभा भेज दिया। जस्टिस हारुल इस्लाम का यह मामला तो गजब का है और नैतिकता की सभी हदों को पार करने वाला है। और ऐसे लोग, ऐसा इकोसिस्टम एक गणेश आरती पर सवाल खड़े कर रहा है। आज जो लोग पीएम के चीफ जस्टिस के घर जाने को लेकर बवाल मचा रहे हैं, उनकी क्लास सुप्रीम कोर्ट के कुछ बड़े वकीलों ने भी लगा दी। सुप्रीम कोर्ट के इन वकीलों को सुनिए। दोनों व्यक्ति एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होल्ड करें, उन दोनों को अपनी जिम्मेवारी पता है और पता होनी चाहिए। उन्होंने एक संविधान पे एक ओथ लिया है, एक शपथ ली है, और इसलिए मेरा मानना है कि ये बिना बात कंट्रोवर्सी बनाई जा रही है। दोनों व्यक्ति जानते हैं कि उनकी ड्यूटी क्या है, और इन ऐसी मुलाकातों को जो पब्लिक डोमेन में आ गए, इनसे हमें किसी भी संस्था को बुरा भला नहीं कहना चाहिए। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर वहां चले गए, पूजा कर लिया, तो इससे सेपरेशन ऑफ पावर का कोई दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं है। इस मीटिंग को सिंपली एक सोशल मीटिंग थी। अगर सेपरेशन ऑफ पावर या किसी डिसीजन को इन्फ्लुएंस करने से रिलेटेड कोई मीटिंग हो तो उसको पब्लिकली नहीं किया जाएगा। लेकिन कुछ लोगों को ये एक मसला मिल गया, एक हारे हुए लोगों को एक मसाला मिल गया। इसी तरह पूर्व जज और मध्य प्रदेश बार काउंसिल के अध्यक्ष रह चुके जस्टिस विजय चौधरी ने पीएम मोदी और सीजेआई की गणेश पूजा पर हो रही सियासत पर हैरानी जताई। उन्होंने कहा कि सीजेआई और पीएम दोनों की सनातन पर आस्था है, इसलिए इस मुलाकात पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। सुनिए एक बार। न्यायाधीश घर पर न्यायाधीश नहीं होता। चंद्रचूड़ का परिवार पहले से ही धार्मिक है
और नरेंद्र मोदी के बारे में तो सभी ने पढ़ा है कि उन्होंने हिमालय पर्वत पर जाकर तप किया है। तो इन परिस्थितियों में दोनों आस्थावान लोग हैं, तो मेरी नज़र में अगर वो धार्मिक आयोजन के लिए उनके बंगले पर गए हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। ये तो अच्छा है, कम से कम प्रधानमंत्री अपना ईगो छोड़ के वहां गए। यानी कुल मिलाकर चीफ जस्टिस के घर पर पीएम मोदी के जाने पर ऐसा कुछ नहीं हो गया जिसकी वजह से इतना ड्रामा कर रहे हैं, लेकिन यही ड्रामा तो उनकी राजनीति का पार्ट है।